नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो है भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। अभी तक हमने ये जानकारी हासिल की थी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में विकसित हुआ और भारत के बाहर विकसित हुआ, उसके उदय के प्रमुख कारण क्या थे। और इसमें हमने मुख्य रूप से देखा कि अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति, युवकों की बेरोजगारी, बार बार अकाल पड़ना और उसमें अंग्रेज़ों द्वारा किसी प्रकार से आर्थिक रूप से किसानों की मदद नहीं करना, अंग्रेज़ों का आर्थिक शोषण, ऐसे ही उदारवादियों की संवैधानिक उपायों पर नौजवानों का अविश्वास, लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ, बंगाल का विभाजन, ये सब वो कारण थे जिन्होंने कहीं न कहीं इस क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में अपना योगदान दिया था। आज हम ये देखेंगे कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। प्रारंभिक क्रांतियों का भावी कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था। वे सिर्फ इतना ही चाहते थे कि ब्रिटिश शासन को संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से उखाड़ा नहीं जा सकता। वह यह भी जानते थे कि कुछ हथियारों के बल पर और कुछ बम फोड़ने के बल पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारत से मारकर नहीं भगाया जा सकता। कुछ अंग्रेज़ों की हत्या कर देने से भी भारत स्वाधीन नहीं होगा। फिर भी वह हिंसा के माध्यम को इसलिए आवश्यक समझते थे जिससे भारतीयों के अंदर देश की स्वतंत्रता के लिए साहसपूर्ण काम करने और मरने की भावना पैदा हो। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी वारेंद्र घोष ने कहा था, कुछ अंग्रेजों को मारकर अपने देश को मुक्त करने की न तो हम आशा करते हैं और न हमारा वैसा मतलब ही है। हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करना और मरना चाहिए। इसकी पुष्टि फांसी के पहले अपने ऊपर चले मुकदमों के दौरान अदालत में मदनलाल ढींगरा के बयान से होती है। उन्होंने कहा था, मेरे जैसा निर्बल पुत्र के पास माता की भेंट चढ़ाने के लिए अपने रुधिर के अतिरिक्त कुछ नहीं, मैंने वही भेंट दे दी। भारत में आज एक ही पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है और वह यह कि मरा कैसे जाता है, और उसे सिखाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम स्वयं मर कर दिखाएं। उनके इस उद्घोष से ही हमें पता लगता है कि क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य था वो क्या था। क्रांतिकारी इन हिंसात्मक आंदोलन को इसीलिए गलत नहीं समझते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी माध्यम से अंग्रेजों को सबक सिखाया जा सकता है। डॉक्टर सत्या एम राय, जो एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है, आतंकवादियों में इस समय दो विचारधाराएं थी। उनके क्रियाकलापों के दो केंद्र थे। कुछ नेता अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भारतीय सेना की और यदि संभव हो तो अंग्रेजों की विरोधी विदेशी ताकतों की भी सहायता लेने में विश्वास रखते थे। दूसरी विचारधारा के नेता देश में हिंसात्मक कार्यक्रम जैसे कि ब्रिटिश अफसर, पुलिस और क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध सूचना देने वालों को कत्ल करने की नीति में विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार दो विचारधाराएं इन क्रांतिकारियों के बीच में मौजूद थी। पहली विचारधारा को पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दूसरी विचारधारा को बंगाल और महाराष्ट्र में समर्थन मिला था। दूसरे चरण में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का स्वरूप कुछ भिन्न था। पहली बार उन्होंने आज़ादी के बाद समाजवादी समाज स्थापित करने की घोषणा की और गांधीवादी विचारधारा का विकल्प लोगों के सामने रखा। क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वक्तव्यों से स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारी जहां देश की पराधीनता से मुक्त कराना चाहते थे, वहीं वे देश में सच्चा लोकतंत्र भी स्थापित करना चाहते थे और सभी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का अंत करना चाहते थे। परंतु इस दिशा में विस्तृत एवं व्यापक चिंतन करने का उन्हें समय नहीं मिला। क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार को धूर्त और शक्ति पर आधारित एक जघन्य संस्था समझते थे, अतः उन्हें हिंसात्मक कार्यों द्वारा सरकार का विनाश करने में कोई संकोच नहीं था और वे इसीलिए उसे उचित मानते थे। वे लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेज अधिकारी और देशद्रोहियों की हत्या करना और सरकारी खजाने को लूटना भी अपराध नहीं मानते थे। लेकिन उनका
व्यक्तिगत हत्याओं और डकैतियों में विश्वास नहीं था। व्यक्तिगत स्वार्थवश उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को न लूटा और न ही उनकी हत्या की। उनका उद्देश्य समाज में आतंक फैलाना नहीं था, बल्कि अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों के मन में आतंक पैदा करना था और उन्हें भारत से भगाना था। क्रांतिकारियों का मानना था कि राजनीतिक बंधनों से झगड़ा हुआ जीवन मृतप्राय है, इसलिए व्यक्ति को अपनी शारीरिक और नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वयं पराधीनता से मुक्त करना चाहिए। जब हम क्रांतिकारियों के इस उद्देश्य को पढ़ते हैं तो अब अगला हमारा पॉइंट होता है कि क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली क्या थी। क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार से घृणा करते थे क्योंकि उनका कहना था कि ब्रिटिश सत्ता पार्श्विक शक्ति पर स्थित है और यदि हम अपनी पराधीनता से मुक्त होने के लिए पार्श्विक शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ये सर्वथा उचित है। उनकी कार्यप्रणाली में बहुत सारी बातें सम्मिलित थी। वे प्रचार के द्वारा शिक्षित वर्ग के मस्तिष्क में दासता के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करना चाहते थे। वे संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से बेकारी और भूख से त्रस्त लोगों को निडर बनाकर उनमें मातृभूमि एवं स्वतंत्रता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार को आंदोलन एवं प्रदर्शनों के माध्यम से परेशान करना चाहते थे। बम बनाना, बंदूकें आदि उपलब्ध रखना, विदेशों से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का प्रयत्न करना, ये भी उनकी कार्यप्रणाली में सम्मिलित था। चंदा, दान और राजनीतिक डकैतियों द्वारा धन का प्रबंध भी उनके द्वारा किया जाता था। क्रांतिकारी लोग क्रांतिकारी साहित्य द्वारा अपने विचारों का प्रचार करते थे तथा शिवाजी और भवानी की पूजा द्वारा विदेशी शासकों के मन में आतंक उत्पन्न करते थे। उनका साहित्य गोपनीय स्थान पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं द्वारा मुद्रित किया जाता था और उतनी ही सावधानी के साथ वितरित किया जाता था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अंग्रेज़ों को अगर ये पता लग जाए कि ये क्रांतिकारी साहित्य कहाँ पर पब्लिश हो रहा है, कहाँ पर ये मुद्रित हो रहा है, तो वो उसी समय उन प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लेते और उस सारी प्रक्रिया को रोक देते थे। सरकारी गुप्तचर क्रांतिकारी साहित्य को वितरित करने वालों पर भी कड़ी निगाह रखते थे और पकड़े जाने पर उन्हें भयंकर यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ता था। किसी के घर से क्रांतिकारी साहित्य का मिलना भी संगीन अपराध माना जाता था। क्रांतिकारियों को यह निर्देश होता था कि वे अक्सर मृत्यु की परछाई की भांति अदृश्य रहकर अवसर मिलते ही अंग्रेज अधिकारियों पर घातक वार करें। क्रांतिकारियों ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि यूरोपियनों को गोली मारने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। छिपे तौर पर अस्त्र शस्त्र और हथियार तैयार किए जा सकते हैं और भारतीयों को हथियार बनाने का कार्य सीखने के लिए विदेशों में भेजा जा सकता है। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रारंभिक व्यय के लिए चंदा प्राप्त किया जाता था और ज्यों-ज्यों काम बढ़ता गया समाज के धनिक वर्ग से भी धन वसूला गया था। क्रांतिकारी ऐसा मानते थे कि इस धन का प्रयोग समाज कल्याण के लिए होगा, अतः उनकी कार्यवाही उचित है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समितियां, जिसे स्टडी सर्कल्स भी कहा जाता है, वो स्थापित किए, जहां क्रांतिकारी सदस्यों को भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान कराया जाता था। राजद्रोहात्मक सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी और शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि हिंसात्मक आंदोलन में उन्हें चोरी छुपे सब काम करना पड़ता था और उन्हें फुर्ती रखना बहुत ही जरूरी था। प्रत्येक सदस्य को माँ काली के समक्ष शपथ लेनी पड़ती थी कि वे अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे और किसी भी स्तर में दल की गोपनीय गतिविधियों को उजागर नहीं करेंगे। साथ ही वो ये भी शपथ लेते थे कि पकड़े जाने पर और बाद में पुलिस हिरासत में दी जाने वाली यातनाओं के उपरांत भी वे न तो अपनी साथियों के बारे में कुछ बताएंगे और न ही वे सरकारी मुखबिर बनेंगे। सरकारी मुखबिर का मतलब है सरकारी गवाह, कि कभी कभार अंग्रेज़ों द्वारा ये लालच दिया जाता था पकड़े गए क्रांतिकारियों को कि अगर तुम अपने दोस्तों का और अपने ठिकानों के बारे में बता दो तो हम तुम्हें सरकारी मुखबिर बना लेंगे या सरकारी गवाह बना लेंगे और इसके बदले में तुम्हें ना कोई यातना दी जाएगी और तुम्हें छोड़ भी दिया जाएगा।
साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार प्रलोभन देकर जो क्रांतिकारी हैं उनको अंग्रेज अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते थे जब वे पकड़े जाते थे। नए सदस्यों पर काफ़ी समय तक वरिष्ठ क्रांतिकारी नेता सतर्क निगरानी भी रखते थे, क्योंकि उन्हें यह डर रहता था कि कहीं कोई उनमें से सरकारी मुखबिर तो नहीं है, कोई सरकारी व्यक्ति तो नहीं है जो उनकी टोह लेने के लिए उनके संगठन में शामिल हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों द्वारा उनके जो उद्देश्य थे वो उनकी पूर्ति के लिए उनकी जो कार्यप्रणाली थी वो हिंसात्मक होते हुए भी भारतीय आज़ादी के लिए की जाने वाली एक प्रमुख घटनाओं में है। और इसमें जो मुख्य क्रांतिकारी थे उसमें भगत सिंह, राजगुरु, इनके द्वारा मुख्य रूप से बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खां, इनके द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद, मुख्य रूप से इनके द्वारा अपनी भूमिका निभाई गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बलिदान देश की आज़ादी के लिए दिया था। धन्यवाद।